हेलो एवरीवन, स्वाध्याय के इस आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा वर्ड हिस्ट्री हिंदी और इंग्लिश का जो डेली डोज है वो चल रहा है, जिसमें वर्ड हिस्ट्री में टॉपिक के रूप में हम फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम शब्दयुग्म और अंग्रेजी में हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को पढ़ रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसके थ्रू जुड़कर ये पीडीएफ्स अच्छे क्वालिटी की प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही क्विक लिंक्स सेशंस की वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का संक्षिप्त परिचय है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे पॉज करके ज़रूर पढ़ें और प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं आज के हमारे प्रश्न पे। तो फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं 4 घटनाओं के बारे में हमें बताना है। फिर उसी के साथ ही हमें एक सेकेंड फ्रांसीसी क्रांति के किन्हीं 4 घटनाओं के बारे में हमें बताना है। उसके बाद में दूसरे प्रश्न में हमें पहला प्रश्न 15 शब्दों का है, दूसरे प्रश्न में 50 शब्दों में हमें बताना है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वोल्टेयर के बौद्धिक विचारों के बारे में संक्षेप में लिखना है। फिर बास्तील के दुर्ग के पतन की घटना पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है 50 शब्दों में। तो ये हम करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति की किन्हीं 4 घटनाओं के बारे में बताना है। तो 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है एस्टेट जनरल का आह्वान 5 मई 1789 को। हम फर्स्ट डेट यदि याद कर लेंगे तो आगे की डेट्स अपने आप याद होती जाएगी। तो एस्टेट जनरल का आह्वान 5 मई 1789 को। उसके बाद में टेनिस कोर्ट की शपथ 20 जून 1789 को। उसके बाद में राष्ट्रीय महासभा का गठन 27 जून को हुआ। ईयर सभी में 1789 रहेगा। उसके बाद में बास्तील दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 और मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789। तो कोशिश करनी है हमें कि हम इन घटनाओं की तिथि को याद कर पाएँ। तो 5 मई 1789, उसके बाद में 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट की शपथ, फिर 27 जून 1789 को राष्ट्रीय महासभा यानी नेशनल असेंबली का गठन, उसके बाद में 14 जुलाई 1789 को बास्तील दुर्ग का पतन और साथ ही मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789। तो अगला प्रश्न है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वोल्टेयर के बौद्धिक विचारों के बारे में संक्षेप में लिखना है 50 शब्दों में। क्रांति की मजबूती क्रांति के बौद्धिक स्पष्टता व वैचारिक उद्वेलन पर विशेष रूप से निर्भर करती है। क्रांति के दौरान वोल्टेयर ने वैचारिक जागृति में अग्रणी भूमिका निभाई। वोल्टेयर ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए चर्च के भोग विलास को जिम्मेदार ठहराया। उसने पोप को विदेशी बताकर संबोधित किया तथा ईश्वर के चर्च व बाइबल में ना होकर हृदय में होने की बात कही। वैचारिक अभिव्यक्ति से की स्वतंत्रता के संबंध में उसका वाक्यांश आज भी प्रसिद्ध है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, लेकिन तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। ये था वोल्टेयर का विचार। यदि आप राजस्थान पत्रिका अखबार दैनिक रूप से पढ़ते हैं तो उसमें जो एडिटोरियल पेज है उस पर ऊपर ही ऊपर टॉप में ये लाइन डेली लगभग लिखी हुई आती है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी बात गलत है, लेकिन मैं तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं। ये वोल्टेयर ने कहा था। तो ये जो राजस्थान पत्रिका की मैंने आपको बात बताई, इससे आपको ये चीज़ याद रहने में ईजी होगी। और ये था हमारा 50 वर्ड्स में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वोल्टेयर के बौद्धिक विचारों के बारे में हमने 50 शब्द में बताया। अगला हमारा प्रश्न है, बास्तील के दुर्ग के पतन की घटना पर प्रकाश डालना है। तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा द्वारा जब सेना को मैदान में उतारा गया तो 14 जुलाई को पेरिस में भीड़ ने बास्तील नामक एक किला था, उस किले पर आक्रमण कर वहां के कैदियों को छुड़ाया। साथ ही एक चीज़ यहाँ पे हम और भी मेंशन कर सकते थे कि बास्तील किले के जो अवशेष थे वो लोगों ने अपने पास संजो कर रखे। एक उन्हें एज ए मेमोरिएबल यादगार चीज़ के रूप में उन्होंने अपने पास बास्तील किले के अवशेषों को संरक्षित रखा। यह किला जनता पर अत्याचार का गवाह रहा है और इसका पतन राजनीतिक रूप से निरंकुश शासन का अंत था। 14 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया और इसी दौरान किसानों ने सामंती दस्तावेजों को आग के हवाले कर दमन का विरोध किया था।
तो ये बास्तील के दुर्ग की घटना थी जिस पर हमने 50 शब्दों में प्रकाश डाला। वोल्टेयर के योगदान को हमने पढ़ा और किन्हीं 4 घटनाओं के नाम लिखने थे, तो हमने यहाँ पे 5 लिखे हैं। तो नेक्स्ट है अब हमारा हिंदी का डोज। तो हिंदी में शब्द युग्म हमारा टॉपिक चल रहा था। स्रोत सभी के ऑथेंटिक स्रोत, जो 11th की हिस्ट्री से हम वर्ड हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, 11th क्लास की RBSC की बुक। हिंदी हम डॉक्टर राघव प्रकाश सर की बुक से कर रहे हैं और इंग्लिश जो है वो हम प्रोफेसर BK रस्तोगी सर की बुक से कवर कर रहे हैं। तो शब्द युग में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक था शब्द युग में और इसमें 61 नंबर है आरशी और आरसी। तो वेद संबंधी हो गया आरशी और आरसी हुआ आईना। अगला है आधी और आधी। आधी में जब छोटी ई की मात्रा होती है तो उसका अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, और आधी जब पूरे बड़ी ई की मात्रा होती है तो उसका अर्थ होता है आधी का आधा शब्द का स्त्रीलिंग। उसके बाद में असन और आसन। असन का अर्थ है भोजन, आसन का अर्थ है बैठने की जगह। आभार और आभार। आभार का अर्थ है कृतज्ञता, आभार का अर्थ है भारहीन यानी जिम्मेदारी से मुक्त। उसके बाद में अर्क, आर्क, आर्की। अर्क का अर्थ होता है सूर्य, आर्क का अर्थ होता है सूर्य संबंधी, और आर्की का अर्थ होता है शनि या सूर्य के पुत्र यम इत्यादि। उसके बाद में 66वां है, उसका उसमें दिया गया है आयस और आयसु। आयस का अर्थ होता है लोहा और आयसु का अर्थ होता है आना। अगला है आगम और निगम। आगम का अर्थ होता है वेद संबंधी शास्त्र और निगम का होता है वेद आदि ग्रंथ। जब वेद संबंधी शास्त्र की बात होती है तो आगम, और निगम का अर्थ होता है वेद आदि ग्रंथ। उसके बाद में आरुण और आरुणी। आरुण का अर्थ होता है अरुण से संबंधित और आरुणी का अर्थ होता है उज्ज्वलक या सूर्यपुत्र या यम। इसके बाद में आहुत, आहूत और आहुति। तो आहूत का अर्थ होता है हवि के रूप में, हवि रूप में अर्पित, और आहूत का अर्थ होता है बुलाया गया, और आहुति यानी हवन सामग्री या होम में प्रयुक्त सामग्री या बलि। इसके बाद में 70वां है हमारा इंदु और इंदुर। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, जबकि इंदुर का अर्थ हम लेते हैं चूहा से। अगला हमारा है इति और इति। इति जब छोटा ई यूज़ किया जाता है तो उसमें उसका अर्थ निकलता है समाप्ति, और इति का अर्थ होता है बाधा या दैवी प्रकोप। उसके बाद में इंदिरा, इंद्रा और इंद्र। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी, इंद्रा का अर्थ होता है इंद्राणी, और इंद्र का अर्थ होता है सुरपति सॉरी। उसके बाद में उद्यत और उद्धत। उद्यत का अर्थ होता है तैयार और उद्धत का अर्थ होता है अक्खड़। फिर अगला है उदार, उद्धार और उधार। उदार का अर्थ होता है दानशील, उद्धार का अर्थ होता है तारना या उपकार करना। उसके बाद में उद्धार का अर्थ होता है ऋण। उसके बाद में उपयुक्त और उपर्युक्त। ये हम बहुत जगह गलत करते हैं, ये वाला जो शब्द युग्म है उपयुक्त और उपर्युक्त। तो उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, और उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा हुआ। इंग्लिश सेक्शन में हम चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 53 हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है 54th, वन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, DRUNKARD, ड्रंकर्ड, जिसका अर्थ होता है शराबी, ऐसा व्यक्ति जो शराब पीने का आदी हो। अगला है टू ले स्ट्रेस ऑन, किसी चीज़ पर दबाव देना, जोर देना, दैट इज कॉल्ड एम्फेसाइज। उसके बाद में फिट टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड, किसी चीज़ के लिए चयन के लिए योग्य होना, दैट इज कॉल्ड एलिजिबल, योग्य। नेक्स्ट इज दैट विच इज फिट टू बी ईटन, तो उसका अर्थ निकलता है एडिबल या ईटेबल, ऐसा जो खाने योग्य हो, तो उसका अर्थ निकला एडिबल और ईटेबल। वन हु लीव्स वंस ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ऐसा व्यक्ति जो अपना स्वयं का देश छोड़कर किसी दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाता है, उसको बोलते हैं उत्प्रवासी, इंग्लिश में एमिग्रेंट। और इसी का एक दूसरा शब्द है माइग्रेट, जिसको हम पढ़ते हैं टू लीव वन प्लेस टू एंड गो टू अनदर प्लेस, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना इज कॉल्ड एज माइग्रेट, विस्थापित। फिर अगला है दैट विच कैन बी एक्सप्लेन्ड, ऐसा जिसकी व्याख्या की जा सके, जिसको विस्तार किया जा सके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिकेबल।
एक्सप्लीकेबल समझाने के योग्य, EXPLICABLE। अगला हमारा वन वर्ड है अ स्पीच मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया गया हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट इज वन ट्रेवलिंग ऑन हॉर्स बैक, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े की पीठ पर सवार होता है, जिसको हम हिंदी में घुड़सवार बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एक्वेस्ट्रियन, एक्वेस्ट्रियन, EQUESTRIAN, एक्वेस्ट्रियन। अगला है अ पर्सन हु इज इन लव विद हिमसेल्फ और सेल्फ सेंटर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं से प्रेम करता हो और स्वयं तक सीमित हो, स्वयं सेंटर्ड हो, और उसको हम बोलते हैं अहम मानी, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। अगला है मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ विमन, दैट इज कॉल्ड एज एफिमिनेट, स्त्रीण जिसको बोलते हैं, स्त्री के जैसा स्त्रीण, एफिमिनेट। अगला है मैन हु इज गिवन टू सेंसुअल एंजॉयमेंट्स और प्लेजर ऑफ लाइफ, इसका हिंदी मुझे नहीं मिला, जिसका इंग्लिश है एपिक्यूरियन, EPICUREAN, ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय जो प्लेजर, इंद्रिय प्लेजर है उसको इंजॉय करता है, दैट इज कॉल्ड एपिक्यूरियन। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का, इससे पहले हमने पढ़ा हिंदी। तो ये हमारा आज का सेशन था। कल का संडे का हमारा रिवीजन सेशन रहेगा, उसमें हम सारे वन वर्ड और सारे शब्द युग्म और इस वीक हमने जो भी आंसर राइटिंग पढ़ा है उसको पूरे को रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन सेशन अपने आप में बहुत ज़रूरी होने वाला है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।